दिमागी हालत ठीक है मेरी, पागल नहीं हूं। दिमागी हालत ठीक है मेरी, पागल नहीं हूं। दवा जेब में रखी है पर कोई मर्ज बता दे। अब ऐसा हाल किसी का हो, दवाएं जेब में लेके घूमे और पूछे मुझे बीमारी क्या है, और फिर कहे जी मैं दिमाग से बिल्कुल ठीक हूं, दुरुस्त हूं, तो आप सोचिए क्या रहा होगा। भारत और यूरोप की इस ऐतिहासिक डील के बाद में माहौल जो है वो यूरोप के साथ साथ में, यूरोप में तो खैर पॉजिटिव वाइब्स है, लेकिन यूएस में थोड़ा माहौल चरमरा गया है। और उसी घटना के पीछे अमेरिका के हौसले हुए हैं पस्त। वीडियो का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इंसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए, जियो पॉलिटिक्स के बेहतरीन एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस तेजी से बढ़ते जियो पॉलिटिकल परिवार का। साथियों, जो घटना हुई है उसके अंदर क्या रहा है ये तो आपको पता है, लेकिन अब किसके पीछे, पर्दे के पीछे हुआ क्या है वो समझिए। यूरोप से आई उर्सुला वॉन डेर लेन, जो कि यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय आई जो यूरो यूनियन है उसकी अध्यक्षा है, और लगभग 18 साल से चल रही चर्चाएं जब एक फाइनल लेवल पे पहुंची और एक समझौता हो गया, उस समझौते के बाद में यहां पे तनाव शुरू हो गए, क्योंकि इनकी बहुत गहरी इच्छा थी कि हिंदुस्तान के दरवाजे हम खोलेंगे हमारे अपने देश के लिए, और अमेरिका के अंदर डॉलर ही डॉलर होगा, पैसा ही पैसा होगा बाबू भाई, कुछ नहीं छूटेगा। खबर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, और डेट मैं बताता हूं, यह है 28 जून 2025 की। उस टाइम पे भारत के मार्केट को खोलने के इनके सपने थे। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, डेयरी सेक्टर वगैरह सब चीजों के अंदर ये आना चाह रहे थे, क्योंकि 140 करोड़ का ये बाजार हर देश के लिए एक लुक्रेटिव ऑफर, एक लालच भरा मौका हो सकता है। लेकिन साहब, इनकी इच्छाएं पे फिर गया पानी, और जब इनको ये पता लगा कि इंडिया जो है वो हमारे कब्जे में नहीं आने वाला, तो फिर इन्होंने एक जो रेसिप्रोकल टैरिफ का गेम खेला दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ में, जैसे कि इंडोनेशिया के साथ में हुआ था, इंडोनेशिया दबाव में आ गया, और बहुत सारे देशों ने इनके साथ में समझौते कर लिए। लेकिन कुछ गैर समझौतावादी राष्ट्र, जिनमें भारत भी एक है, अपनी मजबूत डिप्लोमेसी के साथ में खड़ा रहा। और भारत की इस डिप्लोमेसी कितनी विक्ट्री है आप इस वीडियो में अभी देखने और समझने वाले हैं। जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स का दौर आया तो ट्रंप ने अपने ही जनता से कहा कि भाई देखो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब हम ऐसी पॉलिसीज को फॉलो करेंगे कि यहां पे सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, और ये सोच के चलना कि जैसे कभी बुरा वक्त अमेरिका का था ही नहीं, और जो है उसमें बेहतरी बेहतरी और बेहतरी ही होती रहेगी, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं। इस माहौल के बाद में खबर यहां पे आती है कि अमेरिका के जो मोस्ट प्रेस्टिजियस न्यूज हाउस हैं, जिसमें से एक है ब्लूमबर्ग, एक है न्यूयॉर्क टाइम्स। अब ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भी आलोचना कर रहे हैं ट्रंप के हर एक उस फैसले की। आपको पता होगा, जब यहां पे टैरिफ वॉर खेला गया था, टैरिफ टैरिफ घर घर जैसा खेलने लगे थे ट्रंप, तो उसी समय पे वहां के नेताओं ने, जिसके अंदर से बहुत सारे रिपब्लिकन भी थे तो बहुत सारे डेमोक्रेट्स भी थे, तो उसके साथ साथ में उनके पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी सलाह दे दी थी कि मालिक मान जाओ, इस हरकत से मामला गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया के देशों को रास्ता मिलेगा कि अमेरिका से कैसे दूर हुआ जाए, और भारत जो है वो चीन और रूस के करीब चला जाएगा। हुआ भी वैसा ही। अब खैर आगे आइए, यहां पे ब्लूमबर्ग कहता है कि भैया ये जो डील हुई है ये ट्रंप को करारा जवाब है, और न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है टैरिफ के साए में भारत ईयू के रिश्ते मजबूत हो गए हैं। मतलब यदि टैरिफ नहीं होता, टैरिफ का ये माहौल नहीं होता, तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल पॉलिटिक्स काफी डिफरेंट होती, ये बोलना चाह रहे थे। तो कुल मिला के आलोचना किसकी है? ट्रंप की है। आलोचना उनके निर्णयों की है जो उन्होंने बेतरतीब तरीके से लिए, और खुद को यह मान के लिए कि हम सर्वे सर्वा हैं, मोगेम्बो है, जो कर लेंगे वो फाइनल होगा। अब ऐसी स्थिति में जब टैरिफ वॉर चला था, स्पेशली चाहे भारत पाकिस्तान के उस इशू को ले लीजिए कि युद्ध शांति मीडिएशन की बात हो, या तो फिर उसके बाद में ट्रेड वाली बात है, या फिर तीसरा रशिया से ऑयल परचेज करने वाली बात है, कुल मिलाकर के फ्रिक्शन तो दोनों देशों के पीछे पड़ चुका था। दुनिया उस समय देख रही थी कि अमेरिका के दबाव में भारत कैसा खेलेगा। भारत की शुरुआत में लगा था कि हम शायद डिफेंसिव खेल रहे हैं, लेकिन बाद में नजर आया जी ये तो बड़ा ही अटैकिंग मोड था। कैसे हमारी डिप्लोमेसी बहुत सॉलिड तरीके से, इसके भी तिलक निकाल दिया, और दूसरा हमारे भी लाभ हमने कमा लिए। देखिए कैसे होता क्या है। ऐसी स्थिति में जो अभी हमारे गणतंत्र दिवस पे रिपब्लिक डे परेड में जो यूरोप से हमारे गेस्ट आए, जिसमें से उर्सुला वॉन डेर लेन, जो कि यूरोपियन आयोग की यूरोपियन जो उसके अध्यक्षा हैं, और दूसरे एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा ने तो, ये यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। वहां की दो बड़ी संस्थाओं के दो बड़े लीडर जब मौजूद है भारत के प्रधानमंत्री के साथ में, विशेष बात ये समझिएगा, एंटोनियो कोस्टा ने तो मोदी जी को अपना कार्ड भी दिखाया कि देखिए जी, ओवरसीज इंडियन कार्ड है मेरे पास में, मैं प्रवासी भारतीय हूं और गोवा से मेरा संबंध रहा है और मैं इसमें गर्व महसूस
करता हूं। तो ऐसी स्थिति में जब ये यूरोप के देश यहां पे आए, और आप इस बात को भी समझ लीजिए, यूरोप में जो वर्तमान में घटित हो रहा है, अमेरिका जिस तरीके से एक तरह से कठपुतली की जैसे नचाना चाहता है बाकी देशों को, तो बाकी देश भी अपना रास्ता निकाल रहे हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे जो उनकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो चुकी है उसे कम किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा ईयू का जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के बाजार में होता है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, यूरोप को लगता है कि उसे अब नए मार्केट तलाशने होंगे, और ऐसी बात नहीं है, दुनिया के हर देश को अपने नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए, विकल्प पे विचार हो रहा है। तो जब ये दो लीडर यहां पे आए और जब माहौल बना, तो देखो क्या क्या चीजें परिवर्तन में आ गई। ये दो लोग, ये दो ग्रुप यानी यूरोपियन यूनियन और इंडिया जब मिलते हैं तो ग्लोबल जीडीपी का 25% एक जगह आ जाता है। 1/4 जीडीपी, ये बहुत छोटा आंकड़ा नहीं है। ग्लोबल ट्रेड का 1/3, 1/3 वैश्विक व्यापार इन दो के बीच में है। दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक साथ है। दूसरी अर्थव्यवस्था हो गई आपकी यूरोपियन यूनियन और चौथी अर्थव्यवस्था है भारत। उसके साथ में भारत के 9,425 ऐसे गुड्स होंगे जिनमें टैरिफ या टैक्सेशन बहुत कम कर दिया जाएगा, और टारगेट 2032 तक है भारत ईयू के ट्रेड को दोगुना करना। भारत ईयू के ट्रेड को दोगुना करने का मतलब हो गया कि इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है बहुत काफी बूम करेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ इससे होना है। अब यहां पे कनेक्शन जोड़िए कि हमारी डिप्लोमेसी कैसे सफल हुई। पहली बात, जब यहां पे हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाए गए थे तो आशंका यह थी कि भारत की अर्थव्यवस्था खेल नहीं पाएगी। एक तरफ हमारे पे 50% टैरिफ चल रहा है, आज की डेट में भी है, दूसरी तरफ भारत को नए विकल्पों की तलाश थी। तो जैसे ही एक ये नया बाजार खुला, भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़े हुए प्रेशर में कमी आई, और दुनिया के साथ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में तो इंप्रूवमेंट होना ही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को एक बार लेने का मतलब है कि बहुत सारे देशों के एक अम्ब्रेला के बीच में एंट्री कर लेना। आप इसे समझ रहे होंगे। अब यहां पे बहुत सारी और चीजें भी हुई है कि भारत के लगभग 99% से ज्यादा सामान अब ऐसे होंगे जो यूरोपीय देशों में बिना टैक्स या बहुत कम टैक्स के बिकेंगे। इसके साथ में कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी सेक्टर में 33 अरब डॉलर के निर्यात को सीधा फायदा होने वाला है। बहुत सारी बातें हैं। कार का जो ऑटो सेक्टर है, यूरोपियन जो गाड़ियां भारत में आती हैं, उसके ऊपर टैक्सेशन में कमी हुई है। इसके ऊपर मैं विशेष बात आपसे करने वाला हूं। अब यहां पे आप ये देखो कि ये जो समझौता है ये 2027 में लागू होगा। अभी इसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया है, फाइनलाइजेशन है, 27 में इसको लागू कर दिया जाएगा। अब यहां पे बड़ी बात, एक चिंता जो कुछ लोगों ने जाहिर की है, वो ये कह रहे हैं कि जिससे भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो प्रभावित होगा, क्योंकि जो हम जो विदेशी गाड़ियों के ऊपर लगभग 110% टैक्स लिया करते थे, आप सोचिए 110% टैक्स का मतलब है कि अगर किसी चीज की कीमत 55 रुपए है तो वो 110 रुपए के आसपास में आके हिंदुस्तान में मिलती थी। अब ऐसे में क्या था कि जैसे बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, ऐसी कार पे जो 110% टैक्स लग रहा था वो घटा के 10% कर दिया जाएगा। शुरुआती ये 25% पे आएगा और ग्रेजुअली उसको और घटा के 10% पे ले जाएंगे। तो भारत के अंदर जो मार्केट रीच है वो भी बढ़ेगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूम यहां मिलना तय है। लेकिन जो लोकल कार मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले लोग हैं वो चिंता में जाएंगे। लेकिन इसका कोटा तय कर दिया है, लगभग 2.5 लाख कारें एनुअली, उसके बियॉन्ड ये कोटा खत्म हो जाएगा। तो भारत की सरकार ने सोच समझ के इस फैसले को आगे बढ़ाया है। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो एक सपना ट्रंप ने देखा था, सपना जो अमेरिका ने देखा था, वो यूरोप जो है उसको कैश करके हमारे पास से ले गया। ऐसा ही सपना कुछ जिसको हम कहते हैं फाइटर जेट्स के मैटर में भी देखा, तो वहां पे फ्रांस जीत गया। खैर अब आइए सब, अब स्कॉट बेसेंट पे आते हैं। ये ट्रेजरी सेक्रेटरी है। ट्रेजरी सेक्रेटरी का मतलब है वहां के वित्त मंत्री है अमेरिका के। इन्होंने 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था। वो बयान में भारत की जीत छुपी हुई है। इन्होंने बोला था कि हम अब बहुत जल्दी जो एडिशनल 25% टैरिफ है जो रशिया से पेट्रोलियम लेन देन के मुद्दे पे लगाया था उसको हम हटाने वाले हैं। अब आप देखिए, एक तरफ से पेट्रोलियम माफ कीजिएगा, जो 25% टैरिफ एडिशनल है उसका घटना, क्योंकि अमेरिका अब ऐसा नहीं कर सकता जी आपने तो ईयू के साथ में डील कर ली, अब हम आपके ऊपर और 25% लगाएंगे, अमेरिका की धज्जियां उड़ जाएंगी। यहां पे अब अमेरिका करने वाला यह है कि ये 25% टैरिफ वो कम करेगा, क्योंकि भारत से उसको संबंध नॉर्मलाइज करने होंगे। तो भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई डील, कोई एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इस 25% के ऊपर हम बरकरार आ गए कम करके, जबकि रशिया से पेट्रोलियम हम परचेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक जो हमारा वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, जो हमारा प्रेशर रिलीज करने का काम हमने किया, वो ईयू के ट्रेड ने कर दिया। तो दो बातों का लाभ यहां पे हमें प्राप्त हुआ। अब आप यहां देखिए, वही
कौन महोदय? जो आपके सामने थे, एस्कॉट बेसेंट। एस्कॉट बेसेंट ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, लेकिन जैसे ईयू वाली डील होती है, इनके अंदर का जो जहर था वो निकल के बाहर आ गया। अब वो क्या जहर उगला इन्होंने, वो देखिए। ये कहते हैं यूरोप फंडिंग वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ विद इंडिया ईयू ट्रेड डील। कहने का मतलब है भाई कि जो ईयू और इंडिया की ट्रेड डील हो रही है, उससे यूरोप खुद के ही लिए खतरा पैदा कर रहा है। कैसे? क्योंकि जब ईयू और इंडिया की ट्रेड डील होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां से जो पैसा है वो यहां जाएगा, यानी यूरोप का पैसा इंडिया में आएगा। इंडिया उस पैसे का क्या करेगा? इंडिया उस पैसे से पेट्रोल खरीदेगा रशिया से, और रशिया वो क्रूड ऑयल से कमाए हुए पैसे से अटैक करेगा किस पे? यूक्रेन पे, या तो अन्य बाकी देशों के ऊपर। मतलब यह है कि अब डर और भय डालने का काम है कि भैया इंडिया से ट्रेड डील आपने की है ना, अब आपने अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली है, हम जिम्मेदार अब आपके नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने ही रास्ते में खुद की कब्र खुद खोदने का काम कर रहे हो। तो आप जरा सोचिए, यदि भारत के साथ में अमेरिका की ट्रेड डील होती है और अमेरिका से पैसा अगर भारत में आता है, तो क्या उस पैसे से भारत हथियार नहीं खरीद सकता? एक आश्चर्य वाली बात है। या तो क्या भारत उस पैसे से रशिया को फ्यूल परचेज नहीं कर सकता? एक तरफ आप उसी रशिया के मुद्दे पे लगाए हुए पेट्रोल के, जो क्रूड ऑयल का जो एडिशनल 25% है, उसको हटाने की बात करते हो, और दूसरी तरफ आप एक वॉर मशीन को फ्यूल करने का काम कर रहे हो। जी, ये आपने गलत कर लिया। तो ये इनकी तकलीफ यहां पे जाहिर होकर के आई। उनका मानना यह है कि ऐसी स्थिति से क्या होगा, इस स्थिति में रशिया की मजबूती चाइना, इंडिया और रशिया वाला जो ये आरआईसी है, इसको मजबूत करेगा। आरआईसी अमेरिका की रातों की नींद का सबसे भयानक सपना है, क्योंकि अगर ये यूनिटी, ये ट्रॉइका, ये त्रिकोण खड़ा होता है, ऐसी स्थिति में मजबूती जो है वो ब्रिक्स को मिलना तय है, जिसकी बात मैं अब आपसे करूंगा। अब यहां पे स्कॉट बेसेंट ने तो अपना जहर जो है वो उगल दिया। अब ये क्या करते हैं, दूसरी कठपुतली लेके आते हैं और दूसरा बयान निकलवाते हैं। ये नाटो के महासचिव है मार्क रूट से। मार्क रूट बेसिकली डच है। अब यहां पे ये व्यक्ति बयान देता है। इस व्यक्ति का बयान पहले भी आप याद करिए, क्योंकि मार्क रूट की यानी नाटो के कंधे के ऊपर बंदूक रख के ट्रंप ने पहले भी चलाई थी। पहले एक न्यूज में दिखाता हूं। ये न्यूज आपकी है जुलाई 16, 2025 की। रशिया यूक्रेन पीस डील, NATO threatens sanctions on India, China and Brazil. मार्क रूट सेज कॉल पुतिन। मतलब यह है, उस समय मार्क रूट ने धमकी दी थी ब्राजील के लोला डिसिल्वा को, भारत के नरेंद्र मोदी को और चीन के शी जिनपिंग को कि आप पहली फुर्सत में जब टाइम मिले कॉल लगाओ पुतिन को और कहो कि भैया ये शांति समझौता कर ले। ये सारी घटनाएं कब है सर? जुलाई की है, यानी 15 अगस्त 2025 में रशिया के प्रेसिडेंट जब मिले थे अलास्का में, उसके पहले की ये घटना है। जोश अमेरिका का थोड़ा डिफरेंट था, टेंडेंसी अलग थी, व्यवहार अलग हो रहा था। अब क्या था, ये धमकियां दी उनको फोन करके समझा देना कि यदि ये शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका जो दुनिया का मालिक है हम पे और टैरिफ लगा देगा, और रशिया देखो तुम्हारे चक्कर में हम फंस जाएंगे। अब होता क्या है सर कि वो कहानी सुनी होगी ना, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। अब उस पर विश्वास कोई करने वाला है नहीं। कोई रिस्पॉन्स इन 3 देशों की तरफ से रशिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं गया। अब यहां पे क्या होता है, अब वही मार्क रूट फिर से अवतार लेते हैं। खबर है 27 जनवरी 2026 की, यानी बहुत रीसेंट आज की खबर होगी। क्या लिखा है? कीप ड्रीमिंग इफ यू फील यूरोप कैन डिफेंड इटसेल्फ विदाउट यूएस। भाई यूरोपीय देश, अगर तुम ये सोचते हो कि बिना अमेरिका के तुम खुद की रक्षा खुद कर लोगे, तो तुम जो है वो सपना देख रहे हो। कहने का मतलब दूसरा भय यहां डाला जा रहा है कि अगर अमेरिका खिसक लिया तुम्हारी एक्टिविटीज से, अमेरिका को इतना नाराज मत करो। मोगेम्बो जब तक खुश है तब तक खुश है, ये नाराज हुआ तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब आप जरा सोचिए कि नेटो जो एक ऐसा संगठन है जो दुनिया के अंदर ये जाना जाता है कि भाई संग जिएंगे संग मरेंगे, अब यहां ये एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। मतलब ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड पे कब्जा चाहता है। ट्रंप जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर ऑफ कनाडा कहता है, उसको खुद को 51वां राज्य वो घोषित कर दिया। वही अब जब खुद के ही ये संगी साथी नहीं है, दूसरे के साथ में क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये हथियार हथकंडे जो है वो दिखाने में आ चुके हैं, स्कॉट बेसेंट हो चाहे फिर ये मार्क रूट क्यों ना हो। अब साहब इनके हथियार जो है ये बैक टू बैक फैल हुए। ये जाए तो जाए कहां, क्योंकि इनको अल्टीमेटली करना वही होगा जो दुनिया चाहेगी। मेरे शब्द पे गौर करिएगा, इनको अल्टीमेटली करना वही होगा जो दुनिया चाहेगी। लेकिन अभी इनके दर्शन और प्रदर्शन में बड़ा अंतर है, क्योंकि जिस सेकंड जुलाई के अंदर मार्क रूट ने अपने बयान दिए थे टेढ़े तर्रार, क्योंकि उस समय पे कंधे पे हवा जो थपकी थी वो किसकी थी?
ट्रंप की। लेकिन 15 अगस्त 25 की उस अलास्का में समिट, जो पीस समिट हुई थी, उसके बाद में ये पूरे पलट गए थे, हवाएं जो थी वो अलग थी। उसके बाद नवंबर 25 में जो इनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई थी, उसके बाद तो यूरोप को अलग थलग ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। रशिया के साथ में अच्छे संबंधों की बात, रशिया को हम दुश्मन नहीं कहेंगे, ऐसी बातें कही। तो कुल मिलाकर परिवर्तन तो वहां से शुरू हो गया था। अब ये एक ऐसे संगठन के अंदर फिर से प्राण फूंकने की कोशिश कर रहे हैं जिस शरीर की आत्मा लगभग लगभग बाहर जा चुकी है, और वो आत्मा खुद भी रिटर्न नहीं आना चाहती, क्योंकि बाकी देश भी यही चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके हम अपने रिलेशंस को दुनिया से मेंटेन करके चलें। ध्यान रखिएगा, वित्तीय संबंध यदि आपके मजबूत हो गए, कोई देश किसी पे अटैक करने वाला नहीं है। ये अर्थ युग है। यहां पे जो आपके कॉमर्शियल बेसिस पे रिलेशन अगर बनते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस अगर आपके मजबूत हैं, तो चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब ये डेनमार्क की सरकार को कुछ नहीं समझ, उसकी संप्रभुता को ये खा जाना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को ये ले लेना चाहते हैं, तो इस स्थिति में डिक्लेरेशन तो यहां हो गया था कि जो नेटो है, नेटो अब छिन्न भिन्न जो है वो होने वाला है। और उसकी शुरुआत उनके स्टेटमेंट्स में आप पुराने देख ही सकते हैं। अब यहां पे आप एक देखिए, इंडिया की डिप्लोमेसी के मैंने दो एग्जांपल दी, कहां हम पहले लग रहा था कि डिफेंसिव खेलेंगे, लेकिन हम निकल के अभी आए कि हम तो अटैकिंग थे। एक तरफ स्कॉट बेसेंट का 25% का रिवोक करने वाली बात, पहली चीज। दूसरा, ईयू वाली ट्रेड डील को हमने क्रैक कर लिया, और ईयू भी उस दबाव को झेल गया जो अमेरिका की तरफ से उन पर पड़ रहा था। आप एक पुरानी खबर देखो, ये उस समय पब्लिश हुई थी जब जो भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश थी, और एससीओ समिट उस समय पे हो रहा था। ट्रंप वांट्स अ फेज 2 एंड 3 सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया। भारत पे फेज 2 और फेज 3 के जो सैंक्शंस हैं वो भी आएंगे। और रशियन ऑयल ट्रेड, क्या भारत रुका? क्या भारत ने सैंक्शंस के डर से अपने ऑयल को कम किया परचेज करना रशिया से? जी नहीं, हमने मात्रा को बढ़ाया ही है, घटाया नहीं। भले ही टैरिफ पे हमें लग गए। उसके बाद में मोदी जी चीन पहुंच जाते हैं एससीओ समिट के लिए। इस एससीओ समिट ने लगभग हौसले पस्त कर दिए थे अमेरिका की, क्योंकि वही आरआईसी का अगर ये ट्रॉइका यहां मजबूत हुआ और तीनों लीडर क्लोज आए, दो देशों के बीच में, स्पेशली चीन और भारत के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनने लगा, तो अमेरिका के संदर्भ में ये उसके लिए रातों की नींद हराम करने से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में हम एससीओ में भी गए। हमने इस वॉर में, जो कि एक तरह से इनडायरेक्टली रशिया वर्सेस यूएस हो चुका था, हम प्रो रशिया होके खड़े रहे। और भारत और रूस की जो दोस्ती है वो उसने अपना एक लेवल जो है वो दिखाया। ऑयल के ऊपर 25% टैरिफ हमने झेला, तेल हमने खरीदना बरकरार रखा। भारत ने बार बार जवाब भी दिया कि यदि बदतमीजी है, तुम खुद इतने सारे सामान जो है वो खरीद रहे हो, दुनिया भर की चीजें मंगाते हो अपने देश में, और अब हम करें तो भाई तुम क्वेश्चन मार्क लगाते हो। अब साहब क्या हुआ था, इन सब चीजों के बीच में दुनिया को एक एग्जांपल ये दिख गया था कि डॉलर के बियॉन्ड, डॉलर को बाईपास करके भी ट्रेड हो सकता है। क्योंकि भारत में रूपी और रूबल में ट्रेड हुआ। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है, और रूबी और जो भारत का रुपया है, इनके बीच में ट्रेड हुआ। तो इसने अल्टीमेटली डिमोटिवेट किसे किया? वो इसे किया कि भैया डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ सकती है। अब डी डॉलराइजेशन मतलब ये है कि ये वैसा ही है कि जैसे एक होता था ना कि एक लुटेरा या एक राजा या एक कोई जादूगर होता था जिसकी आत्मा एक तोते में बसती थी। वो तोता एक गुफा में रहता था, अगर उस तोते की गर्दन को मरोड़ दोगे तो वो वहां पे तड़प के मरेगा। डी डॉलराइजेशन मतलब कॉलेप्स ऑफ यूएस हेजेमनी। यूएस को कॉलेप्स की बात नहीं कहते, यूएस की उस हेजेमनी जो नेगेटिव है उसको कॉलेप्स करने के लिए डी डॉलराइजेशन काफी है। और रही सही में ट्रंप ने जो ट्रेड टैरिफ दुनिया पे लगाए थे वो उसी के वर्कर्स पे, अमेरिका पे ही भारी पड़े थे, और उसका जो है वो नेगेटिव प्रभाव वहां की अर्थव्यवस्था ने झेला। भारत रूस की दोस्ती के अंदर प्रगाढ़ता और आई, और इसने ब्रिक्स की मजबूती को लीड किया, जो कि अमेरिका के लिए, मैं पहले बोल चुका हूं, डरावने सपने से कम नहीं है। इन सब के बीच में ग्रिंगो को फिर भी समझ में नहीं आया। बहुत सारी चीजें ये बोलते रहे, क्योंकि ये जिस दिन टैरिफ लेके आए थे ना, उनका सपना ये था, इन्होंने बार बार अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि रातों रात डॉलर ही डॉलर देश में आने वाला है, दुनिया पलट जाएगी, ये होगा वो, ये वैसे जब 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है, ये वैसा ही था। इट्स मिडनाइट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ट्रांसफर आर नाउ फ्लोइंग इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गजब हो गया ना, इतना पैसा देश में आएगा। अब ये पैसे ही पैसे के सपने में ये भूल गए कि दुनिया अब इनको सबक सिखाने वाली है। मेरी बात पे बहुत गौर फरमाइएगा, ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा बड़ा मजेदार होने वाला है, ध्यान से देखें।
यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के बारे में आपने सुना होगा। यूएस जो फेडरल बैंक है उसके पास में दुनिया के देश जो हैं वो इसके बॉन्ड्स को परचेज करते हैं, ये कुछ इंटरेस्ट उनको देता है। बहुत बड़ी तादाद में ये मामला चल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसा बिहेव अमेरिका के राष्ट्रपति का हुआ है, दुनिया के देश अब धीरे धीरे इन ट्रेजरी बॉन्ड्स को रीसेल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, वे अपना पैसा अपने देश में लेके जा रहे हैं। यदि इसकी मात्रा जिस गति से बढ़ रही है और बढ़ गई तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। आंकड़े आपके सामने हैं, आप जरा देखिए देश कौन से हैं। जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, चाइना है, आपके साइमन आइलैंड्स हैं, कनाडा है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया, ब्राजील, नॉर्वे, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, जर्मनी, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इनमें से अगर आप निकालोगे सर तो 90% देश ऐसे हैं जिनको अमेरिका वर्तमान समय में परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। तो अब ये ट्रेजरी बिल्स की सेल भी होना शुरू होगी, इसका बड़ा इंपैक्ट नकारात्मक रूप से अमेरिका पे पड़ेगा। अब साहब आइए वीडियो के तीसरे हिस्से में, जो कि सबसे शानदार मजेदार है। आपको पता होगा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पे जब वहां के देशों ने कहा कि भैया अब हम जो है वो आर्कटिक एंड्योरेंस एक प्रैक्टिस, इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज इन्होंने कंडक्ट की आर्कटिक एंड्योरेंस के नाम से कि रक्षा करनी होगी ग्रीनलैंड की, तो हम लोग तैयार हैं। ये साहब नाराज हुए और इन्होंने 10% टैरिफ का ऐलान किया कि 10% टैरिफ अभी हम इनके ऊपर लगाएंगे। और यही बात जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस में भी इन्होंने अपनी बातें कही कि साहब ये तो काम होके रहेगा, ये जो टैरिफ है ये रिवोक नहीं होगा। अब ये टैरिफ वॉर जब खेला तो ये यूरोप के 27 देश एक जगह आए, इन्होंने कहा कि लो जी अब हम बताते हैं। अब आप खबर देखो क्या गजब है, दुनिया को डराने वाले ट्रंप यूरोप के आगे क्यों झुके। 27 देशों ने ट्रेड बाजुका की धमकी दी, घबराए ट्रंप ने 10% टैरिफ हटाया। अब जनाब ये ट्रेड बाजुका क्या है, कौन सी बाजू है जो यूरोपियन यूनियन ने मारी है और ये धराशायी हो गए हैं, इसके बारे में समझिए। ये ट्रेड बाजुका दरअसल यूरोपियन यूनियन का एक खास कानून है जिसका असली नाम है एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट। ये एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट मतलब है कि हमें परेशान करेगा तो हम ये नीतियां अपना लेंगे। इस कानून का मकसद ये है कि अगर कोई देश ईयू या उसकी कंपनियों पे गलत तरीके से दबाव बनाए, जैसे टैरिफ लगाकर धमकाना, तो ईयू उसके जवाब में सख्त आर्थिक कदम उठा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो ट्रेड बाजुका है, ट्रेड बाजुका ने ट्रंप को झुका दिया, इधर भारत के साथ में ट्रेड डील भी कर ली। अब आप इस स्थिति को देखो, क्यों ये अमेरिका परेशान हो रहा है। अमेरिका से ईयू को लगभग 30.7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, जबकि ईयू से अमेरिका को 50.3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। तो ये जो डिफरेंस है, अमेरिका इसी से परेशान है। अब ईयू बोलता है कि यार तुम इतना हमसे कमाते भी हो तो हमारे बेनिफिट को हम खाने नहीं देंगे। ये जो गैप है उसको अपने बैलेंस में अमेरिका करना चाहता है, इसलिए वो सारी फाइट जो है वो यहां कर रहा है। तो बेसिकली अब यहां पे क्या हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रोक लगा दे, सरकारी टेंडर से बाहर कर दे, विदेशी निवेश पे पाबंदी लगा दे। तो ये ट्रेड बाजुका ने यूरोप को बचा दिया है और इससे यूरोपियन नेशंस का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया है कि ऐसा नहीं है कि इसके चंगुल में फंस गए तो निकलना मुश्किल है, हम अपना बचाव खुद कर सकते हैं। क्योंकि ग्रीनलैंड को लेके अब आप अगर थोड़ा सा ऊपर से मैप को देखेंगे, आर्कटिक सर्किल को, तो पिघलती हुई जो बर्फ है मेरे दोस्तों वो नए रास्ते बना रही है और अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड मेरे पास होगा तो यहां से बेरिंग तक पहुंचना बहुत आसान है, दुनिया के बाकी देशों को कनेक्ट करना आसान है और हम यहां से सीधे पैसिफिक ओशियन में एंट्री कर जाएंगे, उस बड़े सर्किल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान दुनिया पे हो रहा है, लेकिन क्या होता ना, गिद्ध जो होता है वो उड़ता आसमान में है, नजर मांस की बोटी पे होती है, ऊंचाई कितनी ले लो ढूंढेगा नजर कचरे के अंदर। तो इनको फर्क ये नहीं पड़ता, ये मुर्दाखोर है। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग से पिघलता आर्कटिक दुनिया को परेशान करेगा, कई द्वीप डूब जाएंगे, कई देशों की पॉपुलेशन, कई स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, लेकिन को यहां पे ट्रेड मिल रहा है, इसलिए इस पे हमला करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अब इनके इरादे जो हैं वो काफी पीछे जा चुके हैं। ट्रंप परेशान हैरान है कि ये हुआ तो हुआ क्या। इसीलिए हमने कहा भाई क्यों ट्रंप जली ना। अब ट्रंप की ये जली है नहीं जली है, उनके ऊपर क्या प्रेशर है और वो कैसे इसको लीड करेंगे, डील करेंगे, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा इंडिया की डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, देर किस बात की, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को बढ़ाता है। तो कमेंट कीजिए प्लीज, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। फिर किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ इसी चैनल पे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, जय हिंद, बाय बाय।